यस मैम। तुम लोगों के जिनकी नहीं आ रही अपना कैमरा ऑफ ही रखोगे। इस डिप्रेशन को कार्डिक नॉच कहा जाता है। इस कार्डिक नॉच के अंदर ही हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है, ठीक है। इस कार्डिक नॉच के अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड, इसीलिए तो जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा है और राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए यही रीजन है इसके पीछे। समझ आया? यस मैम। ओके, ये हो गया कार्डिक नॉच। नीचे की तरफ आप डायफ्राम भी देख रहे हो। डायफ्राम देख रहे हो? डायफ्राम जो है नीचे की तरफ सी हेलो मैम। शेप्ड होता है, डोम शेप्ड, है ना। डोम शेप्ड डायफ्राम लोकेटेड होता है नीचे की तरफ। हेलो मैम। मैम ऑडिबल? गुड इवनिंग मैम। यस यस सर, बिल्कुल ऑडिबल है आप। मैम आपकी राइटिंग इतनी अच्छी क्यों हो रही है मैम? यू नो सर आई एम मेरी वेरी मच राइटिंग? आई एम वेरी मच जेलस अबाउट यू। इतनी हाँ अच्छी राइटिंग सीरियसली, मैं सर च्यवनप्राश खाती हूँ सर्दी में ना, बढ़िया हो जाती है राइटिंग। मैम एक्चुअली ये जो पैड आप यूज कर रहे हो वैसे नहीं, कैन यू प्लीज ये जो पैड आप हाँ यूज जी, कर रहे हो, ये जो पैड आप यूज कर रहे हो, हाँ जी, इसका हाँ नाम मैं क्या यूज है मैम? कर रही हूँ। हाँ मैम इसका इसका नाम नाम क्या है है? हियोन। सॉरी? हियोन। इयॉन। हियोन। हियोन इयॉन। ही है शायद, HUION। ओके मैम, थैंक यू मैम, कंटिन्यू। HUION। ठीक है। और इसमें ना साइजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, ये मेरा मीडियम वाला है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? सब लोग अपना कैमरा, चलो कैमरा छोड़ो, तुम लोगों के नेटवर्क भी तो नहीं आ रहे। डायग्राम पे तो थे, हमने डायग्राम क्लियर समझ लिया सभी लोगों ने। डायग्राम, अच्छा डायफ्राम, हाँ डायफ्राम तो इसके नीचे डोम शेप्ड होता है डायफ्राम, ठीक है। एक मस्कुलर अटैचमेंट है, बेसिकली बोन नहीं है कोई भी डायफ्राम, एक मस्कुलर थिंग है, ठीक है, मसल है, आप मसल कह सकते हो, ठीक है। और ये इसका काम मैं आपको बताऊंगी। आप ये बताइए कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? क्योंकि ये वाला जो भी है ना, ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये जो मैं नोट्स भेजूंगी ना, उसमें बहुत सारी लेबलिंग कम है, तो उसको कुछ लेबलिंग है वो इसमें से भी लगानी है आपको उसमें, ठीक है, जो कॉपी में बनाओगे। इसलिए दोनों ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं भेज दूंगी तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो तरीके के होते हैं हमारे मैकेनिज्म, पहला है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन, ठीक है। पहला क्या है? पहला है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन का मतलब होता है टू ब्रीद इन, सांस अंदर लेना, खींचना, सांस खींचना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है ब्रीद आउट, सांस छोड़ना। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो हमारा इनहेलेशन है उसका मतलब होता है ब्रीद इन, और जो एक्सहेलेशन है उसका मतलब होता है ब्रीद आउट। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में आपको कौन सी मसल्स की, यानी कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो कौन सी मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है? जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स चाहिए होती है, जिसको कहते हैं EICM, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है? रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ मैंने ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, नीचे बनाया क्या डायग्राम वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ले आते हैं रिब्स का डायग्राम। रिब, अरे पक्की पकाई नहीं चाहिए कि कच्ची ही चाहिए ये सब? यस, दिस डायग्राम इज गुड, ठीक है। ये रिब्स का अच्छा डायग्राम है, सब लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको लोकोमोशन वाले चैप्टर में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उसमें बोन वाला नहीं आ रहा ना पार्ट, बोन वाला पार्ट नहीं आ रहा है लोकोमोशन में। हाँ, सिर्फ मसल वाला पार्ट आ रहा है। हाँ, वो तो और बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो बेटा, मैं ना इसको यहाँ पे एक बार लोकेट कर देती हूँ, तो आपको ना इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बुक कॉपी में भी ये बनाना है आपको, ऐसी बात नहीं है कि कॉपी में भी नहीं बनाओगे। ये देखो, अब ये हमारी रिब्स हैं। रिब्स में
आपको सबसे पहले पढ़ना है इनहेलेशन। इनहेलेशन में जो मसल्स वर्क करते हैं वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये पाई जाती हैं रिब्स के बीच में, तो यानी कि रिब्स के बीच, दो रिब्स के बीच में, यहाँ पे दो रिब्स के बीच में इस तरीके से लगी होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझ आया किस तरीके से लगी होंगी? ये देखिए इस तरीके से लगी होंगी दो रिब्स के बीच में। ये पहली EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये यहाँ पे दूसरी। समझ आया? ठीक है, ये यहाँ पे तीसरी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, यहाँ पे हम दिखाएंगे, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम लिया है। ये तीसरी EICM, तो ये रिब्स के बीच में जो मसल होती है ये रिब्स के बीच में लगी होती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है EICM। ये कितनी होती है? ठीक है, हमारी रिब्स कितनी होती है टोटल? हमारी टोटल रिब्स होती है 12 पेयर। ठीक है, जब 12 पेयर है रिब्स के, तो ये मसल कितनी होगी? सिंपल सी बात है, ये मसल होगी 11। होगी कि नहीं होगी बताओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि सबूत के साथ हम बात करेंगे तो बेटर रहता है। तो ये देखो मैं बना के दिखा देती हूँ। ठीक, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 हो गई, एंड 6 7 8 9, और 2 पीछे हैं, 10। 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है ना बच्चे, वो आगे तक नहीं आती हैं, और 11 रिब्स के बीच में। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये जो EICM है ये कितनी होती है और ये कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये रिब्स के बीच में होती है, और ये 11 पेयर रिब्स होती है। ठीक है, 11 पेयर मसल्स होती है। इसके अलावा सेकंड जो चीज आपको पढ़नी है वो है फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक मसल्स कितनी होती है और कहाँ होती है? तो फ्रेनिक मसल्स डायफ्राम और रिब्स के बीच में होती है। तो रिब और डायफ्राम के बीच में होती है फ्रेनिक मसल। तो अगर मैं इसके नीचे बना दूं डायफ्राम इस तरीके से, देखो अगर इसके नीचे मैं डायफ्राम बना दूं इस तरीके से, ये रहा डायफ्राम, दिखाई दे रहा है डायफ्राम ब्लैक कलर का? अगर मैं इसके नीचे डायफ्राम बना दूं तो फिर वहां भी उसके डायफ्राम और रिब्स के बीच में एक मसल होगी। तो डायफ्राम और रिब्स के बीच में जो मसल होती है वो हमारी होती है, मैं ये कलर दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, ये वाली हमारी होती है फ्रेनिक मसल। तो आप यहाँ पे फ्रेनिक मसल देखोगे, फ्रेनिक मसल दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिब्स और डायफ्राम के बीच की मसल्स होती है फ्रेनिक मसल। ठीक है, और ये है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम को भी मैं ठीक से कर देती हूँ, C शेप्ड होता है या फिर आप डोम शेप्ड भी कह सकते हो। ये रहा डायफ्राम। तो फ्रेनिक मसल्स है ब्लू कलर की। ठीक है, और जो ये है हमारी, देखिए फ्रेनिक मसल्स हैं ये ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की है, और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये है हमारी रेड कलर की, याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास इनहेलेशन में हमें 2 तरीके की सबसे पहले मसल्स पढ़नी थी। पहली थी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो 11 पेयर्स होती हैं और रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, और दूसरी होती है फ्रेनिक मसल्स जो कि डायफ्राम और रिब्स के बीच में पाई जाती है। डन, इतना हम सबको इतना समझ आ गया। अब मैं इनहेलेशन शुरू करूं? Yes. Yes. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगी इनहेलेशन। ये देखिए ये है इनहेलेशन। इनहेलेशन आप देख रहे हो, एक सेकेंड, हाँ मैं लिख दूंगी जो भी मिसिंग है। देखो ड्यू टू इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। देखो अब हम ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले फ्रेनिक मसल्स का क्या होता है? इनहेलेशन में जो हमारी फ्रेनिक मसल्स हैं ये क्या करती हैं? फ्रेनिक मसल्स हमारी इनहेलेशन में कैसे करती है, क्या करती है? फ्रेनिक मसल इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। तो फ्रेनिक मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लो, तो फ्रेनिक मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। फ्रेनिक मसल जब पिचक जाएगी तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट हो गया, और इसके अलावा वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। समझ आया? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है, फ्रेनिक मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम फ्लैट हो गया, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम और प्रेशर का क्या होता है लेना देना? जहां भी वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर वहां घटता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रेशर घट जाएगा। तो जहां
हमारे लंग्स के अंदर अब कम प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, तो हवा कौन से प्रेशर से कौन से प्रेशर में फ्लो करेगी बताओ? हाई टू लो फ्लो करेगी या लो टू फ्लो हाई फ्लो करेगी? बताओ। एयर कैसे मूव करती है? हाई टू लो मूव करती है, लो टू हाई मूव करती है? डिफ्यूजन होता है ना? Yes, हाँ, तो ma'am. बताओ कैसे होती है फ्लो? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी एयर? Yes, ma'am. मुझे नहीं लग रहा High आप to लोगों low. को कुछ Yes. समझ आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है बेटा? आ रहा है बेटा तुम लोगों को समझ? Yes, देखो फ्रेनिक ma'am. मसल, हाँ फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम नीचे जाएगा, यानी कि जगह बना रहे हैं हम, जगह बना रहे हैं। सांस लेने वाले हैं ना बेटा, सांस लेने वाले हैं तो जगह बनाएंगे, लंग्स के अंदर जगह बनाएंगे। जब तक लंग्स के अंदर जगह नहीं होगी तो कैसे सांस लोगे? फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा ताकि सांस आए, बहुत सारी सांस, और प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर क्यों घट जाएगा? क्योंकि सबको पता है क्या तरीका है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवा मूव करेगी। अगर प्रेशर नहीं घटेगा तो कभी भी एयर अंदर नहीं आएगी। एयर अंदर क्यों आएगी, कैसे आएगी? जब प्रेशर घटेगा तो बाहर हाई है, अंदर लो है, और एयर हमेशा अपने हाई से लो की तरफ मूव कर यूज करती है, तो जो वॉल्यूम है, जो एयर है, वो अंदर आ जाएगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। और ईआईसीएम क्या करेगा? ईआईसीएम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जो रिब केज है, रिब केज का कैसा मूवमेंट होगा? रिब केज का मूवमेंट होगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ इनहेलेशन के समय। ठीक है, ये दोनों फ्रेनिक मसल और ईआईसीएम की मदद से क्या होगा? ये फ्रेनिक मसल और ईआईसीएम क्या करते हैं? ये मिल के दोनों वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के बाद प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ही, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रेशर घटेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे लंग्स में अभी कौन सा प्रेशर है? नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, एयर मूव इन, एयर अंदर आ गई और हो गया इनहेलेशन। समझ आया सभी को? Yes, yes, और ma'am. इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, इसीलिए इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है। सांस लेना मुश्किल है, सांस लेने में एनर्जी खर्च होती है। समझ रहे हो ये वाली बात? Yes, ma'am. एक बार सब इसे पढ़ेंगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या क्या चीजें होती है, सब पढ़ेंगे ऐसे। ड्यूरिंग इनहेलेशन समझो एक बार सभी कि फ्रेनिक मसल क्या करेंगी और ईआईसीएम क्या करेंगी। फ्रेनिक मसल ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डायफ्राम एकदम से फ्लैट हो गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जब वो पिचक जाएंगी तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि वो सिकुड़ गई है। फ्रेनिक मसल नीले कलर वाली मसल है, नीले कलर वाली मसल सिकुड़ गई है तो डायफ्राम फ्लैट हो गया, ऊपर की तरफ सी शेप था ना, फ्लैट हो गया। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है, हमेशा हमेशा पता है आप लोगों को।
वॉल्यूम बढ़ी, प्रेशर घटा। प्रेशर जब घट गया तो अब क्या होगा, फ्रेनिक मसल का केस सिंपल हो गया। अब देखो EICM में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो भी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो अब क्या होगा बेटा, इन दोनों की वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर रहेगा हमारे लंग्स में, तो एयर जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। एयर अंदर की तरफ आ जाएगी तो हो गया इनहेलेशन, है ना। और रिब केज कैसे मूव करेगा, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है, यानी कि ATP यूज होता है मसल्स के लिए। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में दोबारा से वो दोनों ही मसल्स काम करती है। तो यहाँ पे भी वी हैव फ्रेनिक मसल्स एंड EICM। यहाँ पे फ्रेनिक मसल और EICM उल्टा करेगी, क्योंकि वहां पे कंट्रैक्शन दिखा रही थी दोनों मसल, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिखाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, पूरा प्रोसेस उल्टा कर दो। तो यहाँ पे फ्रेनिक मसल और EICM रिलैक्सेशन दिखाएंगी। डायफ्राम जो है वो वापस से अपवर्ड डोम शेप्ड हो जाएगा। डायफ्राम वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा, पहले फ्लैट था अब वापस से वो डोम शेप्ड हो जाएगा। रिब केज का मूवमेंट कैसा है, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। रिब केज मूव करेगा अंदर और नीचे की तरफ, खैर वो बात की बात है। तो ये मसल रिलैक्स हो गई, डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड हो गया वापस से। तो इन दोनों मसल के रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम अचानक से घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, एयर से बाहर वाली एयर से अंदर का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जो प्रेशर है वो बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। अब जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि वो अपने हाई टू लो मूव करेगी, और एयर बाहर चली जाएगी, तो इसको एक्सेलेशन कहते हैं। एक्सेलेशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए एक पैसिव प्रोसेस है, और इसमें कोई भी ATP नहीं यूज होती है। ये वाला समझ आया सभी को? यस मैम। सब लोग इसको देखेंगे और मुझे एक एक करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अभी मैं पूछ रही हूँ, बताएंगे। फरा, इनहेलेशन बताओ। मैम मैम इनहेलेशन में जो फेरिंग्स होती है फ्रेनिक मसल। मैम, हाँ फ्रेनिक मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से जो डायफ्राग्राम होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, और जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर घट जाता है। और EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसमें रिब केज जो होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड आउट हो जाती है। ठीक है, अब एक्सहेलेशन बताओ साम्या। मैम एक्सहेलेशन, मैम इसमें जो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें फ्रेनिक मसल और EICM जो है रिलैक्सेशन करती है, और डायफ्राम जो है वो मतलब अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, और फिर उसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है, और इसलिए प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है इसलिए। और जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए मूव्स मतलब जो एयर है वो बाहर आती है। नहीं तो नहीं नहीं, उसमें जो तुमने होता गलत है, बोला, तुमने गलत बोला है। बाहर का ज्यादा होता है या अंदर का ज्यादा होता है? पढ़ के सही से बोलो, पढ़ो तो सही से बोलो बेटा। मैम अंदर का ज्यादा होता है, हाँ, तो एयर कहाँ मूव करती है, अपने हाई से अपने मूव्स लो की आउट, तरफ वो मूव बाहर आ करती है। जाती है एयर, और फिर रिब केज जो है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो है उसकी मूवमेंट होती है। गुड। आवाज आ रही है मैम मेरी? एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस क्यों है? हाँ, ठीक है, तो एयर मूव्स आउट। अब हम, ये हो गया नॉर्मल वाला हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग की। फोर्सफुल ब्रीथ भी तो करते हैं ना कभी कभी हम, रामदेव बाबा के सामने बैठ के तेज से सांस लो, गहरी सांस लो अंदर, है ना, करते हो ना। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग भी भाई कुछ होता है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है।
इसमें हमारी कौन सी मसल्स लगती हैं, तो ये याद रखेंगे। एक्टिव प्रोसेस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हमें चाहिए होती है, यहाँ पे अलग तरीके की मसल्स होती है। आईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ईआईसीएम नहीं है, आईआईसीएम है। ये वाली मसल्स भी आपको रिब्स के बीच में मिलेंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये भी 11 होती हैं। जैसे ईआईसीएम भी 11 होती है, तो आईआईसीएम भी 11 होती है। ये वाली फोर्सफुल ब्रीदिंग के केस में ही यूज करी जाती है, बाकी नॉर्मल केसेस में इसको यूज नहीं होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स आपको कहाँ मिलेंगी, रिब केज और लंग्स के बीच में मिलेंगी। जो आपका रिब केज है और लंग्स के बीच में भी तो जगह है ना, वहां पे आपको एब्डोमिनल मसल्स मिलेंगी। तो ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, इसमें आपको दो अलग तरीके की मसल्स मिलती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। आईआईसीएम कहाँ होती है, रिब्स के बीच में, और एब्डोमिनल मसल्स कहाँ होती है, रिब केज और लंग्स के बीच में, ठीक है। इन दोनों चीजों से क्या होता है, जो एयर वॉल्यूम है एयर का वो घटता है। वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, बहुत ज्यादा घट जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट जाएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एयर जो है वो मूव करेगी बाहर की तरफ। हम बाहर की तरफ बहुत तेजी से एयर फेंकेंगे, जितना नहीं फेंकना चाहिए उतना ज्यादा फेंकेंगे, और इसको हम फोर्सफुल एक्सलेशन कहते हैं। यहाँ पे डायफ्राम जो है वो ज्यादा से ज्यादा डोम शेप्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा अपवर्ड हो जाता है यहाँ पे डायफ्राम, तब ये प्रोसेस हो पाता है। ये वाला आप समझो, फोर्सफुल ब्रीदिंग एक बार सब समझेंगे। पढ़ा सबने? यस मैम। यस मैम। फोर्सफुल ब्रीदिंग में फोर्सफुल एक्सलेशन, कोई बताएगा मुझे फोर्सफुल एक्सलेशन कैसे होता है, क्या होता है? बताओ जल्दी देख के कोई भी। हाँ ठीक है, ठीक है। एक सेकंड बेटा।
हाँ बेटा बताओ। हाँ वेरी। ज्यादा डोम शेप्ड हो जाता है, ज्यादा डोम शेप्ड हो जाता है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि अगर मैं नॉर्मल एक्सेल करूं तो अभी भी आप नॉर्मल एक्सेल कर रहे होगे, दोनों ही तीनों नॉर्मल एक्सेल कर रहे होगे, मैं भी नॉर्मल एक्सेल कर रही हूँ। किसी को पता चल रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं नॉर्मली सांस छोड़ने में? नहीं लगा रहे, बात भी कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सेल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर सांस छोड़ूंगी तेजी से, जैसे कि रामदेव बाबा करवाते हैं बहुत तेजी से, है ना, अनुलोम विलोम जो करवाते हैं वो, ठीक है, नहीं अनुलोम विलोम नहीं होता ये क्या होता है, मैं भूल गई इसका नाम हिंदी में। तो बहुत तेजी से सांस छोड़ते हैं ना उसमें, और बहुत तेजी से पेट हमारा कांपता है ना, वो जो होता है वो बेटा फोर्सफुल एक्सलेशन होता है, उसमें एटीपी चाहिए होता है। और कुछ देर आप करके देखोगे ना, आप थक जाओगे उसके बाद, क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी आपको चाहिए होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार ना इसका दिखा देती हूँ थोड़ा सा प्रोसेस। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे आप लंग्स देख पा रहे हो, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉपर मसल्स। ठीक है, मसल्स दिखाई दे रही हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल भी दे दिए यहाँ पे। EICM और क्या बोलते हैं IICM में फर्क नहीं बताया है, ठीक है, तो इसको टोटल इंटरकोस्टल मसल कह दिया। और आप देख रहे हो ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, ये तो समझ आ गया? यस मैम। है ना, और ये दो है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। और डायफ्राम, नीचे डायफ्राम है, वो भी आपको दिखाई दे गया होगा अच्छे से। देखो डायफ्राम नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है डायफ्राम, तो फ्लैट हो रहा है इस तरीके से। ये देखो डायफ्राम इस तरीके का होता है, ये रहा डायफ्राम। ये देखो लंग्स एंड रिबकेज आउटवर्ड एंड अपवर्ड जा रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, इस तरीके से मूवमेंट है। ठीक है, नहीं कुछ खास नहीं लगा, कुछ सही नहीं बता रहे भाई, कुछ सही नहीं बता रहे, सही से बताओ। देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बता दो भाई, प्लीज बता दो, मेहरबानी रहेगी रे बाबा, ना कॉम्प्लिकेट कर दिया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इससे देखने से अच्छा तो जो मैंने समझाया वही समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है? जो मैंने समझाया वो समझ आया? नोट्स में जो है वो यस क्लियर है ना, मैम। उतना सफिशिएंट है ना? यस मैम।
है ना, कि कैसे मसल्स हैं, और मैंने दिखा भी दिया कि मसल्स लगी कैसे होती है। तो इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, बस मसल्स पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ लगी है और किसके बीच में होती है, कितने पेयर्स हैं, कौन सी मसल कहाँ काम आती है, ठीक है। और जो रिब केज का मूवमेंट है कैसा होता है, डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब केज का मूवमेंट क्या है और डायफ्राम का मूवमेंट क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, एयर अंदर जाती है एयर बाहर जाती है, ये पूछेगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगी ये मतलब आगे पीछे करके कराऊंगी, कभी कोई टॉपिक कभी। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ। समझ आया सभी को? एक्चुअली इस घर में एक डॉग है तो कभी कभी एक्साइटेड हो जाता है और डॉग्स की आवाज सुन के। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ये जबकि आगे है बट फिर भी हम इसको करवा दूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट दो तीन चीजें तो मैं करा चुकी हूँ आज, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया और ब्रीदिंग का प्रोसेस हो गया, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है, ठीक है, ये पूरा करवाऊंगी। इसके बाद और कुछ इससे रिलेटेड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला भी टॉपिक है बुक में, ये वाला टाइडल वॉल्यूम वाले टॉपिक है बुक में, ये पूरा अच्छे से मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये भी एक अलग टॉपिक है। बोर्स इफेक्ट, हेल्डेन्स इफेक्ट, ये भी थोड़ा सा बताना है। लास्ट में है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो मुझे मुश्किल से अगर हम ऐसे ही स्पीड में करेंगे तो 2 क्लासेस और लगेंगी। समझ आया सभी को? ओके मैम। 2 क्लासेस में इसको खत्म करवा दूंगी, कल भी हमारी क्लास होगी, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो बच्चे आप लोग जा सकते हो, आज की क्लास में सभी को